दौलत का घमंड। सावित्री जी चूल्हे में लकड़ी की आंच पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और बाहर आंगन में ठंडी हवाएं बह रही थी। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास ही खाना खाने बैठ गए। तभी बड़ा बेटा शेखर बोला, बस अम्मा, और भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटी मत बनाना। तभी अम्मा बोली, अरे जवान शरीर है, खाना नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। अब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना पड़ेगा ना। हाँ अम्मा, तुम चिंता मत करो, हम कोई दूध पीते बच्चे थोड़े ना हैं। इतना कहते हुए शेखर उठकर लोटा लेकर हाथ धोने लगा और कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 3 दिनों के बाद ही गांव की मिट्टी में पले बढ़े शेखर और गौतम अब गांव से दूर शहर चले गए। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें उनके माता पिता और बहन रह रहे थे। शेखर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा भाई गौतम भी ग्रेजुएशन पास करके उसके साथ ही शहर चला आया। शेखर ने कुछ महीनों तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रिशियन का काम किया और धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियां सीख गया और फिर उसने एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लिया और देखते ही देखते वह अव्वल दर्जे का ठेकेदार बन बैठा। शेखर को बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे और उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। उधर गौतम भी थोड़े ही कम था। वह पढ़ाई में तो शुरू से ही होशियार था। शहर आकर उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगी। तो उसने अपना एक कोचिंग खोल लिया जिसमें वो अच्छा कमाने लगा था। अब दोनों बेटे गांव में अपने माँ बाप के पास भी थोड़ा बहुत रुपया पैसा भेज दिया करते थे। अपने दोनों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा देख सत्यदेव जी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अब उन्होंने बड़े चाव से अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई। लड़की बहुत ही संस्कारी थी। जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी ने बोला, सारे गुण मिल रहे हैं जजमान, अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दीजिए। फिर सत्यदेव जी ने बड़े उत्साह से अपने बेटे शेखर को फोन किया, लेकिन छोटे से गांव में रहने वाला शेखर तो शहर जाकर इतनी जल्दी तरक्की कर गया कि उसकी हवा भी बदलने लगी। शेखर तो शहर में जाकर शहर के रंग में ही रंग बस गया था। गांव के लोग और रिश्तेदार तो उसे अपने स्तर से छोटे लगने लगे थे और अपने यार दोस्तों में भी उसने अपने आप को पैदाइशी अमीर बताया हुआ था। जैसे ही उसके बाबूजी ने फोन पर उसके रिश्ते की बात बताई तो शेखर तिलमिला उठा। बाबूजी, मुझे बिना बताए आपने मेरे लिए रिश्ता कैसे ढूंढ लिया? मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि मैं गांव की लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर शेखर ने फोन पटक दिया। बेटे द्वारा कही गई बातों पर सत्यदेव जी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। यह बातें सुनते ही उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया। परिवार में भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शेखर की बुद्धि इतनी जल्दी भ्रष्ट कैसे हो गई। अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। जैसे तैसे 3-4 दिन बीते, लेकिन माँ बाप के दिल को चैन नहीं था। आखिरकार माँ का मन नहीं माना और उसने शेखर के बाबूजी से कहा, अजी एक बात कहूँ, क्या सुनोगे? हाँ, क्या बात है, बोलो। आप एक बार शेखर को मनाने के लिए उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? तभी सत्यदेव जी बोले, सावित्री, सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन क्या करूं, जेब में पैसे नहीं हैं। वैसे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन रुक कर देख लेता हूँ, क्या पता बच्चे पैसा भेज ही दे। अजी थोड़े से रुपए तो मेरे पास पड़े हैं, मेरी मानो तो आप कल सुबह की बस से ही शहर के लिए निकल जाओ। फिर सत्यदेव जी बोले, तुम नहीं मानोगी, ठीक है, कल शनिवार है, कल मैं बच्चों से मिलने के लिए चला जाता हूँ। सत्यदेव जी ने सुबह सुबह ही स्नान ध्यान किया और सुबह की बस से शेखर से मिलने शहर चले गए। उधर शेखर ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि
वह तो बड़े धनवान परिवार से है और उनके घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं। अपने छोटे भाई गौतम को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही बताना, लेकिन शेखर नहीं जानता था कि जब इंसान की पोल खुलती है तो लोगों का विश्वास उठने में जरा भी देर नहीं लगता है। शेखर ने जो पता बताया हुआ था उस पते पर पूछते पूछते सत्यदेव जी उसके दफ्तर पहुंच गए। बाहर बैठे गार्ड से जब सत्यदेव जी ने पूछा कि क्या शेखर यहीं रहता है, तो गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं और आप साहब को कैसे जानते हैं? तो सत्यदेव जी बोले, मैं उसका बाबूजी हूँ, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी बात सुनकर गार्ड ने उन्हें गौर से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये साहब के पिता हैं, और फिर बोला कि साहब कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी उन्हें फोन पर आपके आने की बात बता देता हूँ। फिर सत्यदेव जी ने उनसे पूछा कि गौतम तो होगा, घर पर तो उसे बुला दो। तो उनकी बात सुनकर गार्ड बोला, अरे बाबूजी, यह उनका घर नहीं है, यह दफ्तर है। साहब तो अपने छोटे भाई के साथ पीछे की बिल्डिंग में रहते हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए गार्ड ने सत्यदेव जी के हाथ से उनका बैग ले लिया और उनके साथ बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे दोनों उनके फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो गौतम निकल कर आया। अचानक अपने बाबूजी को दरवाजे पर देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसने बाबूजी के पैर छुए और गार्ड को बैग लेकर अंदर चलने को कहा। फ्लैट के अंदर पहुंचते ही सत्यदेव जी की आंखें चकमका सी गई, क्योंकि इतना आलीशान घर उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। गौतम ने बाबूजी को बिठाकर चाय पानी दिया और उनसे आने का कारण पूछा, तो सत्यदेव जी ने उसे सारी बात बता दी। लेकिन गौतम अपने बड़े भाई के मामले में कुछ नहीं कर सकता था। फिर बोला, बाबूजी आप अभी आराम कीजिए। सत्यदेव जी घर की हर एक चीज को बड़े गौर से देखने लगे और फिर अलग अलग चीजों को उठाकर पूछते कि यह तो बड़ा महंगा होगा ना बेटा। तो फिर गौतम हंसते हुए कहने लगा, बाबूजी नहीं, कुछ खास महंगा नहीं है। रात के 9 बज चुके थे। सत्यदेव जी ने गौतम से पूछा कि शेखर अभी तक आया क्यों नहीं। तो गौतम ने बताया कि अर्जेंट काम होता है, इसलिए अक्सर देरी से आते हैं। ऐसा कहते हुए वह रात के भोजन की तैयारी में जुट गया। तो फिर सत्यदेव जी ने अपने बैग से उसके अम्मा के हाथ के बने पकवान गौतम को दिए और कहा कि तेरी अम्मा ने ये देसी घी के बने बेसन के लड्डू दिए हैं, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना। तो गौतम बेमन से थैला पकड़ते हुए कहने लगा, क्या बाबूजी, खामखा गांव से इतना बोझ लेकर आए हैं, अब हम लोग यह सब चीज नहीं खाते। गौतम की बात सुनकर सत्यदेव जी का चेहरा मुरझा गया। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटों का गांव से नाता बिल्कुल ही टूट गया हो। बेटा, मैंने तो मना किया था, लेकिन तुम्हारी अम्मा है ना, उसको अपने बच्चों की बड़ी चिंता रहती है कि शहर में यह चीज कहाँ मिलती होगी, इसलिए ले आया। इतना कहकर सत्यदेव जी कपड़े बदलने चले गए और बनियान और धोती पहनकर बरामदे में टहलने लगे। जब गौतम ने अपने बाबूजी को इस हालत में देखा तो वह तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, बाबूजी, आपने यह क्या कपड़े पहन लिए हैं? यह शहर है, आपका गांव नहीं। आप अभी के अभी अंदर चलिए। अगर किसी ने देख लिया तो कहेगा कि ना जाने कौन से गवार और देहाती को फ्लैट में ठहराया हुआ है। गौतम की बात सुनकर सत्यदेव जी से रहा न गया और वह बोले, तो क्या हुआ बेटा? अगर लोग गवार या देहाती कह देंगे तो इसमें मेरी शान नहीं घटेगी। हम लोगों ने तो जीवन भर मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल पोस करके बड़ा किया है, और आज तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम्हें अपनी शान की इतनी परवाह हो गई। यह कहकर सत्यदेव जी कमरे में आ गए। कमरे में पहुंचते ही गौतम ने उनके बैग में से उनका कुर्ता पजामा निकाल कर दिया और बोला, बाबूजी, आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं, आप यह कपड़े पहनो।
थोड़ी देर में भैया भी आ जाएंगे और यदि उन्होंने यह सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं होती। अच्छा, तो अब मुझे मेरे ही बेटे का डर दिखाएगा। देख बेटा, तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा बाप हूँ और इस रोक टोक को मैं आज भी सहन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर गौतम को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। वह बोला, गलती हो गई बाबूजी, चलो छोड़ो इन बातों को, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाता हूँ। सत्यदेव जी हाथ मुंह धोकर बाथरूम से बाहर आए तो पूछने लगे, बेटा इस घर में मंदिर कहाँ है? मुझे संध्या पूजन करना है। तो गौतम बोला, बाबूजी वह सामने वाला पर्दा हटाइए। जैसे ही सत्यदेव जी ने पर्दे को हटाया तो सड़क के दूसरे किनारे एक विशाल मंदिर नजर आ रहा था। तो सत्यदेव जी ने पूछा, बेटा क्या तुम घर में पूजा पाठ भी नहीं करते? नहीं बाबूजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं, इतना तो समय भी नहीं मिलता। फिर सत्यदेव जी ने कहा, बचपन से तुम्हें हमने यही सिखाया था कि सुबह नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर में आकर तुम्हारी मति तो एकदम भ्रष्ट हो गई है। इस समय गौतम ने फ्रिज का दरवाजा खोला तो फ्रिज में दूर से ही सत्यदेव जी को अंडे रखे नजर आ गए। इस समय उनके मुख से निकला, हे प्रभु, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अब तुम लोग अंडे भी खाते हो? मैं तो अब इस घर में भोजन का एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह बात सुनते ही गौतम परेशान हो गया। उसने फटाफट अंडे उठाकर बाहर फेंक दिए और फिर अच्छी तरह से फ्रिज साफ किया और हाथ मुंह धोकर आ गया और बोला, बाबूजी मैंने सब फेंक दिया है, अब तो खाना खाएंगे ना? तभी सत्यदेव जी बोले, तुम लोग शहर में आकर अपनी मर्यादा ही भूल गए हो। अपने धर्म संस्कारों में रहना एक अच्छे इंसान की पहचान है। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन शेखर अभी तक घर नहीं पहुंचा था। जब सत्यदेव जी ने उसके बारे में पूछा तो गौतम ने बताया कि भैया तो कभी कभी 3 बजे तक घर पहुंचते हैं और ज्यादा देर हो जाए तो वो ऑफिस में ही रुक जाते हैं। फिर सत्यदेव जी ने कहा, क्या वह शराब भी पीता है? इस बात पर गौतम की नजरें नीचे झुक गई और फिर बात पलटते हुए बोला, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। टेबल पर लगाऊं या बिस्तर पर खाएंगे? तभी सत्यदेव जी ने जवाब दिया, बेटा मैंने सोचा था कि बहुत दिनों के बाद बेटों से मुलाकात हो रही है तो एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, लेकिन तेरे भाई को तो अपने पिता से मिलने की फुर्सत भी नहीं है। मेरे लिए रसोई घर में ही चटाई बिछा दे, मैं यहीं बैठकर 2 रोटियां खा लूंगा। गौतम ने तुरंत वहां चटाई बिछाकर अपने बाबूजी के लिए गर्मा गर्म भोजन परोस दिया। फिर सत्यदेव जी बोले, बेटा खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, चलो इतना तो सीख लिया तुमने। तो गौतम बोला, जी बाबूजी, खाने लायक तो बना ही लेता हूँ। फिर सत्यदेव जी ने कहा, गौतम बेटा मेरी शेखर से बात तो करवाना। अपने बड़े भाई से बात करवाने के लिए गौतम ने फोन लगाया तो जैसे ही सत्यदेव जी ने फोन पर उससे बात करनी चाहिए तो उसने फोन काट दिया। फिर सत्यदेव जी बोले, ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता है, आज देख भी लिया। उन लोगों ने रात के 1 बजे तक शेखर का इंतजार किया। फिर अचानक सत्यदेव जी खड़े हुए और अपने छोटे बेटे गौतम से बोले, बेटा ऐसा भी क्या काम है जो वह आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? तो मुझे ही उसके पास ले चल। ऐसा कहते हुए सत्यदेव जी अपनी धोती पहनने लगे और बोले, वह बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उस लाट साहब से मिल आता हूँ। जहाँ इतनी दूर आ गया हूँ तो थोड़ी दूर और ही सही। गौतम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सोचने लगा कि इस समय भैया होश में तो होंगे नहीं, मुझे तो भला बुरा बोलेंगे ही, और अगर बाबूजी ने उन्हें इस हालत में देखा तो अनर्थ ही हो जाएगा। वो तो जैसे बीच मझधार में ही फंस गया था। आखिरकार वह अपने बाबूजी के साथ अपने भाई के दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही
उसने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, आप भैया से कुछ मत कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। वैसे तो शराबी लोगों के मुंह लगना भी आपके शान के खिलाफ है। अब आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन सत्यदेव जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गौतम उनसे यह सब बातें क्यों कह रहा था। क्या मैं नादान हूँ या फिर कोई बाहर का व्यक्ति हूँ? ऐसा सोचते हुए सत्यदेव जी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से शेखर ने दरवाजा खोला और अपने पिता सत्यदेव जी को देखते ही गुस्से से चिल्लाया, कौन है आप? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? तभी गौतम बोला, अरे भैया, आप यह क्या कह रहे हैं? बाबूजी गांव से आपको मिलने आए हैं। बाबूजी? अरे किसके बाबूजी हैं ये? हमारे बाबूजी तो गांव के सबसे रईस व्यक्ति हैं। यह गवार मेरा बाप नहीं है। मुझे तो लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुझे हो गया है। शेखर को ऐसी हालत में देखकर सत्यदेव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में बोला, अरे बेशरम, शराब का नशा इतना हो गया है कि अपने बाप को भी नहीं पहचानता। उनकी जोरदार आवाज सुनकर अंदर से 2 और नौजवान भी बाहर दरवाजे पर पहुंच आए और आकर के पूछने लगे, कौन है ये बूढ़ा देहाती गवार और रात में ठेकेदार साहब को परेशान क्यों कर रहा है? उनकी यह बात सुनकर सत्यदेव जी को और गुस्सा आ गया। वह बोले, क्या तुम्हारे माँ बाप ने अपने से बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो? पर तुमसे क्या शिकायत? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या कहना? दरअसल शेखर के दोस्तों को तो यही मालूम था कि उसके घर वाले बहुत धनवान हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह शायद शेखर के नीचे काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने शेखर से कहा, सर, इस मजदूर का जो भी हिसाब किताब है करके इसे चलता करो, हमारा मजा किरकिरा हो रहा है। फिर शेखर ने कहा, अरे तुम्हें तो पता है ना कि ये लोग काम धाम तो करते नहीं और पैसे मांगने आ जाते हैं, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर सत्यदेव जी गुस्से से आग बबूला हो गए और बोले, नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 4 पैसे के आ गए हैं, तू तो अपनी औकात ही भूल गया है। इतना ही बात सुनने की देर थी कि शेखर गुस्से से तमतमाता हुआ अंदर गया और 500 की 2-2 गड्डियां लेकर आया और गौतम के हाथ में थमाते हुए कहा, यह लो और दफा कर दो इन्हें मेरे सामने से। सत्यदेव जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों और अब जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। यह सोच सोचकर सत्यदेव जी की आंखों से निरंतर झरझर आंसू बहने लगे। फिर अपने बाबूजी को सहारा देते हुए गौतम ने कहा, बाबूजी, शराब पीकर आदमी विवेक खो देता है। देखना, भैया को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। फिर सत्यदेव जी बोले, आज से मेरा और उसका नाता खत्म हो गया है। तेरे कहने पर मैं रात में यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन सुबह होते ही मुझे 7 बजे की बस में बैठा देना। गौतम ने सोचा, चलो बाबूजी, अभी तो मान गए, सुबह तक क्या पता उनका गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके थोड़ी देर बाद ही वे दोनों सो गए। रात भर सत्यदेव जी करवटें ही बदलते रहे। सुबह 6 बजे बेल बजी तो गौतम की नींद खुली। उसने गेट खोला तो शेखर दरवाजे पर खड़ा था। दोनों भाई अंदर आ गए। सत्यदेव जी की नींद तो पहले ही खुल चुकी थी। वह नहा धोकर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। गौतम, बाबूजी कहाँ हैं? शेखर ने आकर पूछा तो उसने कहा, भैया, आपने जैसा रूप कल उन्हें दिखाया है, आपको क्या लगता है कि अब वो यहाँ रुकने वाले हैं? वह गांव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब शेखर ने कहा, गौतम, कल शराब के नशे में बाबूजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाबूजी से किस मुंह से बात करूं। फिर गौतम ने कहा, जब आपको मालूम पड़ गया था कि बाबूजी आए हैं तो कल इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? बाबूजी पहली बार यहाँ आए थे और आपने उन्हें इतना अपमानित कर दिया। फिर शेखर बोला, मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था
क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। तो गौतम बोला, भैया आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी बाबूजी से बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे तो आपकी आदतों का पता है, लेकिन बाबूजी को यह सब मालूम नहीं था। अभी सत्यदेव जी पूजा पाठ करके बाहर निकल ही रहे थे कि शेखर उनके सामने पहुंचा और बाबूजी के पैर छूकर जैसे ही प्रणाम करने लगा तो सत्यदेव जी उसे घूरते हुए कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सुनकर शेखर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने बाबूजी के पैर पकड़ लिए और बोला, बाबूजी कल मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। मैंने नशे में ना जाने आपको कितना भला बुरा कह दिया। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। सत्यदेव जी बोले, ठेकेदार शेखर, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। बस इतना समझ ले कि कल रात को तेरा बाप सत्यदेव सदा के लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन शराबी नहीं। तुझसे कहीं ज्यादा इज्जतदार हूँ। दूर हो जा मेरी नजरों से नालायक। अब मेरा बेटा केवल एक ही है। ऐसा नालायक बेटा होना या ना होना एक समान है। सत्यदेव जी की बातें कठोर जरूर थी, लेकिन उनमें भी शेखर को अपनापन दिख रहा था। वह बाबूजी के पैरों में गिरते हुए बोला, बाबूजी अपने इस नालायक बेटे को सुधरने का केवल एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा मुझसे ऐसी गलती हुई तो आपका जूता और मेरा सर। गौतम इस बात का गवाह है। आज शेखर अपने बाबूजी के सामने सर झुकाए ऐसे खड़ा था कि जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ था। सत्यदेव जी ने चाय पी और फिर गौतम से पूछा, सच बताना गौतम, यह घर किसका है? तो गौतम ने कहा, यह घर मैंने किराए पर लिया है। भैया तो अक्सर अपने काम से बाहर रहते हैं। फिर सत्यदेव जी ने कहा, फिर ठीक है, मैं आज घर वापस नहीं जाऊंगा। इस बेशरम को तो घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आज घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। गौतम अपने बाबूजी की यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे मालूम था जैसे जैसे समय बीतेगा बाबूजी की नाराजगी दूर होती जाएगी। शेखर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उधर गौतम ने नहाने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन शेखर की हिम्मत बाबूजी के सामने आने की नहीं हो रही थी। गौतम ने जानबूझकर शेखर को आवाज लगाते हुए कहा, भैया नाश्ता तैयार है, बाबूजी आपका इंतजार कर रहे हैं। शेखर चुपचाप सर झुकाए उनके सामने आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। आज तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। गौतम ने आज छुट्टी कर ली थी और शेखर के ऑफिस जाने के बाद वह बाबूजी को बाहर घुमाने ले गया। अपनी अम्मा और छोटी बहन सुमन के लिए कपड़े खरीदे। इसके बाद वे दोनों वापस घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचे सत्यदेव जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज शेखर ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। वह ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। सत्यदेव जी देखकर हैरान थे कि एक शराबी में इतना जल्दी बदलाव कैसे आ गया। जैसे ही वह बैठक रूम की ओर गए, उन्होंने देखा कि दो युवक वहीं बैठे हुए थे। वह वही युवक थे जिन्होंने पिछली रात उनकी बेइज्जती की थी। उन दोनों ने सत्यदेव जी के पैर छुए तो सत्यदेव जी ने कहा, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। तो उन दोनों ने सर झुकाकर एक स्वर में कहा, अंकल जी हम शेखर के दोस्त हैं। कल रात को हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके लिए हम क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तो सत्यदेव जी ने कड़क स्वर में कहा, यह तो तुम्हें कल सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता नहीं भी होता तो किसी भी बड़े बुजुर्ग का तुम ऐसे ही अपमान करते। यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को। दोनों युवकों को यह बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह बोले, अंकल जी हम जानते हैं कि हम दोषी हैं। दरअसल कल हमारे दोस्त शेखर को पूरे 10 करोड़ का ठेका मिला था, तो इसलिए सोचा कि जश्न मना ले
और उस नशे में हमसे जो भी भूल हुई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो सत्यदेव जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो। अपनों से बड़ों की कद्र करोगे तो 10 करोड़ क्या 50 करोड़ के भी ठेके मिल जाएंगे, लेकिन अगर पैसों के घमंड में बड़ों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। जैसे ही वे दोनों जाने लगे तो सत्यदेव जी बोले, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। यह नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है अंकल जी, कहकर उन दोनों ने सत्यदेव जी को प्रणाम किया और चले गए। उसके बाद शेखर ने खाना परोस दिया। वह जितना अपने बाबूजी के नजदीक आ रहा था, बाबूजी के दिल में उसके प्रति क्रोध कम होता जा रहा था। जैसे ही उसके बाबूजी खाना खाने बैठे तो सत्यदेव जी ने पूछा, यह खाना किसने बनाया है? तो गौतम बोला, क्यों बाबूजी, अच्छा नहीं बना है क्या? लेकिन शेखर अभी मौन था। उसे मालूम पड़ गया था कि उसकी दूसरी गलती भी जल्द ही पकड़ी जाएगी। फिर सत्यदेव जी बोले, खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन ऐसा भोजन तुम तो नहीं बना सकते। यह किसी संस्कारी महिला के हाथ से बना भोजन लगता है। यह सुनकर शेखर हैरान रह गया कि यह बात बाबूजी को कैसे मालूम पड़ गई। तभी गौतम ने पूछा, बाबूजी, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं। जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो शेखर ने हिम्मत करते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज अपने बाबूजी के आगे खोल दिया और झिझकते हुए कहा, बाबूजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। यह भोजन हमने नहीं बनाया है, आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह बात सत्यदेव जी को मजाक प्रतीत हुई। फिर वह बोले, हाँ, आजकल चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब पोते पोतियां हो जाते हैं। अब शेखर का डर थोड़ा कम हुआ। फिर बोला, नहीं बाबूजी, अभी बात इतनी आगे भी नहीं बढ़ी है, लेकिन इतना अवश्य है कि मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। पड़ोस में ही उसके मौसा का घर है। 5-6 महीने से वह वहीं रहती है। वैसे तो गांव की रहने वाली है और उसके भाइयों से आप आज मिल ही चुके हैं। फिर सत्यदेव जी अपनी नाराजगी जताते हुए बोले, जो अपनी मन मर्जी का मालिक हो, जिसके लिए माँ बाप का होना या ना होना बराबर ही है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में किया होगा। फिर गौतम बोला, पर बाबूजी, आप भी तो भैया के लिए रिश्ता ढूंढने की बात कर रहे थे, तो एक बार देख ही लीजिए, क्या पता आपको पसंद आ जाए। सत्यदेव जी को यह बात ठीक लगी। मन ही मन सोचा कि आजकल के बच्चों का कुछ भरोसा भी तो नहीं। अगर मैंने ना भी कह दी तो उन्होंने फिर भी शादी कर ली तो बेइज्जती तो हमारी ही है। फिर सत्यदेव जी ने कहा, पहले इससे कहो कि जन्म कुंडली मिलवाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। इतना सुनकर सत्यदेव जी की सांसें जो अब तक अटकी हुई थी दिल तक पहुंच गई। फिर शेखर ने अपने पिता को लड़की की फोटो दिखाई। सत्यदेव जी को लड़की जानी पहचानी सी लगी। जब उन्होंने लड़की के बारे में सारी जानकारी पूछी तो सत्यदेव जी की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि संजोग से इसी लड़की के रिश्ते की बात वो शेखर के लिए कर रहे थे। सत्यदेव जी भी 15 दिनों से इसी रिश्ते को लेकर परेशान थे। घर का तनावपूर्ण माहौल अचानक से हंसी खुशी के माहौल में परिवर्तित हो गया। अब मैं आगे की बात खुद ही संभाल लूंगा, ऐसा कहते हुए सत्यदेव जी दिल में ढेर सारी खुशी लिए गांव के लिए निकल गए। किसी ने सच ही तो कहा है कि पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो लेकिन वो छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।